जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में, जहां पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं विविध सेक्शन के अंतर्गत भारत के प्रमुख राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। पहली बात तो दोस्तों यह है कि हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर क्या कारण है जो किसी भी, ना केवल भारत बल्कि किसी भी देश के द्वारा उसके राष्ट्रीय चिन्ह या किसी भी प्रतीक चिन्ह को अपनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज की, चाहे वह राष्ट्रीय ध्वज हो किसी भी देश का या उनका राष्ट्रीय गान हो, तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि क्यों अपनाया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रमुख कारण है कि भाई ये प्रतीक, यदि भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करें दोस्तों, तो ये प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। ठीक है दोस्तों। फिर यदि हम बात करें कि भाई इससे होता क्या है और आगे क्या है, तो ये नागरिकों में, सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान और आत्मोत्सर्ग की जो भावना है उसका संचार करते हैं, यदि हम राष्ट्रीय प्रतीकों की बात करें दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें कि भाई संवैधानिक इसका जो जिक्र है संविधान में कहाँ पर उल्लेख है, तो मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत भी हम इसका अध्ययन करेंगे। मौलिक अधिकारों में भी हम पढ़ते हैं कि हमारा अधिकार है कि हम राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकते हैं। तो जो राष्ट्रीय प्रतीक है हम उसके बारे में आज देखने जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इस श्रृंखला में हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं पहले ही आपको बता दूँ, सूचित कर दूँ कि भाई आज जो ये वीडियो है आपकी है ना, थोड़ा सा शॉर्ट रहेगी और ऐसे ही एक एक करके टॉपिक के द्वारा जो है हम एक टॉपिक लाएंगे इसके, कि राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह इत्यादि, है ना। तो राष्ट्रीय ध्वज में यदि हम देखें, राष्ट्रीय प्रतीक में यदि हम बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय प्रतीक जो भारत का है वह है सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग की अनुकृति है दोस्तों, जिसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया हुआ है। भारत सरकार ने कब इसे अपनाया, तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया। अब बात ये आती है दोस्तों कि राष्ट्रीय प्रतीक जो हमारा यह है ना, जिसे हमने सारनाथ स्थित जो अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है, जब हमने इसे अपनाया भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को, तो ये दिखता कैसा है। यदि इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं साइड में इसकी एक छोटी सी पिक मेंशन की गई है ना। और फिर यदि दोस्तों बात करें हम इसके आगे की कि भाई सारनाथ, यहाँ पर हमारे लिए सारनाथ, हालांकि हमारे इस टॉपिक्स में जो है बहुत उल्लेखनीय नहीं होना चाहिए ऐतिहासिक परिदृश्य उसका, लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पर कि भाई यदि सारनाथ की बात करें दोस्तों, कहाँ पर है ये सारनाथ, तो ये है बनारस में, या जिसे हम आधुनिक वाराणसी कह रहे हैं ना, काशी के 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में है सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों, यदि हम उसकी बात करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें, और हम देखते हैं दोस्तों अशोक के कलिंग युद्ध के बाद जो हृदय परिवर्तन होता है, उसके बाद उन्होंने सर्वप्रथम इन जगहों पर, है ना, जो भी ये प्रमुख पवित्र स्थल थे, यहाँ उन्होंने यात्राएं की, और न केवल यात्राएं की बल्कि अपने शिलालेख वगैरह जो भी थे वहाँ उत्कीर्ण करवाए इत्यादि। तो उसकी चर्चा दोस्तों ऐतिहासिक अपने इतिहास में होगी, है ना। ये सब ऐतिहासिक पहलू हैं। फिलहाल दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो बात की जाए यदि सारनाथ की एक बार फिर से दोस्तों, तो इस घटना को, है ना, इस घटनाक्रम को बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें क्या कहा गया है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। क्या, कौन सी, तो ज्ञान प्राप्ति की जो ये घटना थी। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जा रही है कि भाई ये चिन्ह जो सारनाथ में है ये किसके द्वारा बनवाए गए हैं, तो स्पष्ट है कि अशोक के द्वारा। ठीक है, ये चिन्ह जो है मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया। अब अगली यदि हम चर्चा करें दोस्तों कि क्या विशेषताएं हैं इस चिन्ह की, है ना, ये चिन्ह जो है आपका दिख कैसा रहा है, और दिखने के बाद यदि हम बात करें, आप जो देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें यदि हम बात करें दोस्तों, तो नीचे की ओर यदि आप पाएंगे तो आप पाएंगे कि एक गोलाकार आपको क्या है, आधार नजर आ रहा है। और इस आधार के यदि हम ऊपर बात करें दोस्तों, तो आपको 4 सिंह, मूल स्तंभ की यदि हम बात करते हैं तो आपको 4 सिंह जो है सामने हैं आपके, लेकिन अब दिखने में कितने हमें दिखाई दे रहे हैं, तो दोस्तों 3 ही हमें स्पष्ट नजर आ रहे हैं। 3 के बाद दोस्तों दरअसल में 3 क्यों नजर आ रहा है, उसका कारण है क्योंकि एक उसके अपोजिट साइड में, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि भाई राष्ट्रीय चिन्ह में प्रदर्शित पशु, कितने पशु राष्ट्रीय चिन्ह में प्रदर्शित हैं। एक प्रश्न दोस्तों ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न तो यही है हमारा कि भाई भारत सरकार ने कब इसे अपनाया हुआ है, तो 26 जनवरी 1950। फिर यदि बात की जाए कि कौन कौन से इसमें पशु हैं, तो पहला है दोस्तों हमारा सिंह, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है सांड, और चौथा है दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है वो हमारा एक हाथी। अब इसे हम पढ़ते हैं। इसे पढ़ने के क्रम में किस हिसाब से पढ़ा जाए, तो सबसे पहले आप इस यदि डायग्राम को देख रहे हैं, आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, इमेज को देख रहे हैं, तो आप पाएंगे कि हमें सामने से 3 सिंह नजर आ रहे हैं। तो यदि सिंह की बात करें तो 4 में से हमें 3 नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं वो चारों। ठीक है, फिर अगली यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो इसमें आप पाएंगे कि जो गोलाकार आधार है, इस गोलाकार आधार में एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह प्रदर्शित है। अच्छा, साथ ही साथ में क्या है दोस्तों, तो हर पशु के मध्य में
एक धर्म चक्र है, एक धर्म चक्र बना हुआ है और जिसमें कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीलियां हैं, जो कि 24 घंटों का प्रतीक है। दोस्तों यदि हम आगे इसकी चर्चा करें तो आप देख पा रहे होंगे कि भाई दरअसल में हो क्या रहा है, सामने से हमें देखने पर 3 से उसके बाद नीचे की ओर हमें जो है एक धर्म चक्र है ना, 24 तीलियां वो नजर आ रही हैं और फिर उसके एक ओर हमें जो है कौन नजर आ रहा है दोस्तों, तो यदि बाई ओर हम बात करें, बाई ओर किसके, चक्र के बाई ओर, यदि आप चक्र के बाई ओर की बात करते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ पर हमें घोड़ा नजर आ रहा है और यदि चक्र के दाईं ओर की बात करें दोस्तों तो हमें एक सांड नजर आ रहा है। अब अगली बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय है कि इस स्तंभ के, इस पूरी अनुकृति के आप नीचे यदि देखेंगे इमेज में तो आप पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है, तो वह लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते, यानी कि स्तंभ के नीचे की ओर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है। अब सत्यमेव जयते के विषय में थोड़ा सा हम देखेंगे दोस्तों, इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सत्यमेव जयते के विषय में दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भाई यह क्या है, तो यह है भारत का राष्ट्रीय, भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया हुआ है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है, तो वह है सत्यमेव जयते। फिर इसके बाद दोस्तों बात की जाए इसके शाब्दिक अर्थ को लेकर के जो प्रश्न पूछा जाता है, एक वो, और दूसरा ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि इसका क्या प्रतीक है ना, किस प्रतीक के तौर पर इसे अपनाया गया है सत्यमेव जयते को। तो दोस्तों देखें, इसके यदि हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं भाई, तो इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य की ही सदैव विजय होती है। सत्यमेव जयते का जो शाब्दिक अर्थ है वह है कि सत्य की ही सदैव विजय होती है। फिर इसके बाद बात की जाए दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और सबसे महत्वपूर्ण, यह किस चीज़ का प्रतीक है सत्यमेव जयते, तो दोस्तों यह प्रतीक है हमारा जो सत्यमेव जयते है, यह प्रतीक है शासन प्रशासन की शुचिता का। तो ये सारे हमारे जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अब इसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए कि अगला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या होने वाला है इस हमारे राष्ट्रीय चिन्ह या है ना, इस चिन्ह को लेकर के, तो हमारा अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आपके सामने प्रश्न होगा कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा पशु जो है इसमें अंकित नहीं है ना, कौन सा पशु हमको देखने नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक अगर क्वेश्चन की हम बात करें, ऑप्शन में है आपके सामने सिंह, घोड़ा, सांड या हाथी, और इसके बाद है हिरण। ठीक है, हिरण या कोई भी पशु हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों कि कौन देखने नहीं मिल रहा है, हिरण। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगली बात कि भाई अब इन्हीं पशुओं को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं ना। तो राष्ट्रीय चिन्ह में दोस्तों, राष्ट्रीय चिन्ह में प्रदर्शित पशुओं में सिंह की यदि बात की जाए तो हम कर चुके हैं कि भाई मूल स्तंभ में 4 और एक दूसरे के अपोजिट, तो हमें सामने से 3 ही नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद घोड़ा भी हम देख चुके हैं कि चक्र के हमें जो है सामने से बाईं ओर नजर आ रहा है। सांड की यदि हम बात करें दोस्तों तो चक्र के दाईं ओर नजर आ रहा है। और अब अगला प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इनका प्रतीक क्या है ना। इन जो भी हमने पशुओं को लिया हुआ है, दरअसल में इसके पीछे का कारण क्या है, ठीक है, इन्हें अपनाने का या इन चिन्हों को या इन चिन्हों में इन पशुओं को लेने का जो मूल कारण है वो क्या है, इसका किस चीज़ के प्रतीक हैं। तो ये है दोस्तों सिंह की यदि बात की जाए तो साहस, शौर्य और निर्भीकता का प्रतीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक है, सिंह कहाँ पर मिलेगा दोस्तों आपको, जंगल में। तो किस चीज़ का प्रतीक है सिंह, साहस, शौर्य और निर्भीकता, निडरता का प्रतीक है। ठीक है, फिर बात की जाए दोस्तों घोड़ा की यदि हम बात करते हैं तो घोड़ा के विषय में हम जानते हैं कि भाई गतिशीलता बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पे कि यह किस चीज़ का प्रतीक है, तो यह अदम्य शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। फिर इसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों सांड की, तो ये हमारे देखें भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है कौन, यह एक सांड। तो प्रश्न जब आपके सामने होगा तो हम देखेंगे कि क्या प्रश्न है कि भाई कौन कौन से पशु जो हैं इसमें हैं। तो पशुओं की यदि हम बात करते हैं तो कौन सा हो गया दोस्तों, सिंह। सिंह के बाद अगला है घोड़ा, घोड़ा के बाद है एक सांड। तो एक घोड़ा, एक सांड और एक आपका जो है हाथी। ये कहाँ पर है, वो जो नीचे गोलाकार आपकी पट्टी है, ठीक है। और सामने से हमें क्या नजर आ रहा है, वो चक्र नजर आ रहा है। उसमें कितनी तीलियां हैं, उसमें 24। अब चाहे आप तीलियां करके प्रश्न पूछ लें, चाहे आरे करके प्रश्न पूछ लें, है ना, उसका आंसर 24 ही है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कि निचली फलक पर क्या उत्कीर्ण है, तो वो है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। अच्छा, सत्यमेव जयते को लेकर के एक और इम्पॉर्टेंट जो प्रश्न है कि भाई राष्ट्रीय आदर्श वाक्य तो है ही ये, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के साथ साथ में दोस्तों अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो ये है कि भाई इसको राष्ट्र पटल पर लाने, सत्यमेव जयते को राष्ट्र पटल पर लाने और साथ ही साथ में इसका प्रचार प्रसार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको लेकर के एक प्रश्न पूछा गया। तो दोस्तों ये आप नोट कर लीजिएगा कि भाई सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय पटल पर लाने,
ठीक है, यानी हमारे राष्ट्रीय आदर्श वाक्य को राष्ट्रीय पटल पर लाने और उसका प्रचार प्रसार करने में जिस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका थी वो है पंडित मदन मोहन मालवीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पंडित मदन मोहन मालवीय वो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनने महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य या राष्ट्रीय पटल पर लाने में। फिर इसके बाद दोस्तों हम फिर से पुनः लौटते हैं अपने इसी क्रम में कि भाई अगला अब क्या यहाँ से एक और प्रश्न बन सकता है। दोस्तों देखें, चूँकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ना, इनसे 4 से 8 फैक्ट ही हैं और 3-4 क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा गहराई में भी जाने की आवश्यकता नहीं, इतना ही पर्याप्त है। इसके बावजूद यदि कुछ और यदि हम चर्चा करें तो वो है दोस्तों अगला हमारा कि भाई ये जो राजकीय आपके शासकीय कार्य हैं, है ना, जो भी ये चिन्ह है शासकीय कार्यों में अगर हम बात करें तो शासकीय कार्यों में प्रयोग में लाए जाने वाले जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं ये अलग अलग हैं। अब अलग अलग किस हिसाब से दोस्तों? कलर के आधार पर, ठीक है। नीला कलर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो नीला कलर किनके द्वारा अपनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय प्रतीक जो होगा तो वह नीले कलर में किसके द्वारा अपनाया जा रहा है दोस्तों? तो उसका यूज़ किया जा रहा है, उसका प्रयोग किया जा रहा है भारत के मंत्रियों द्वारा। लाल राष्ट्रीय प्रतीक का यूज़ किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों के द्वारा। फिर इसके बाद बात की जाए हरा दोस्तों, तो हरा है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। अब अगली बात ये आ रही है, आप बात को समझिएगा कि भाई हम इसे याद कैसे रखें, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण हमने लगभग चीज़ें कवर कर ली जो भी महत्वपूर्ण है हमारी इससे। अब महत्वपूर्ण पहलू बस यही है कि भाई हम इसे याद कैसे रखें। तो याद रखने के क्रम में दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि देखिए, यदि बात की जाए नीला, लाल और हरा, है ना। अच्छा देखिए, लाल, सबसे पहले हम लाल को याद रखते हैं। लाल की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों के द्वारा। अब बात को समझिएगा आप, जो भी लाल होता है, ठीक है, घर में जो भी, ये याद रखने के तरीके हैं, जो भी घर के बच्चे वगैरह हैं घर में उनका राज ही रहता है, ठीक है। कुछ भी चीज़ होगी वो अगर उनने डिमांड कर दी है तो वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, तो कहीं ना कहीं एक राज है उनका। तो लाल जो हैं, घर के लाल यानी कि वो जो बच्चे वगैरह हैं वो राज्यसभा, उनका राज रहता है। तो राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो कौन हो गए हमारे ये लाल। तो लाल मतलब लाल कलर का जो राष्ट्रीय चिन्ह, प्रतीक चिन्ह है वो किनके द्वारा यूज़ किया जा रहा है, किनके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है? तो वो है राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों के द्वारा। फिर यदि बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, हरे कलर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा जो हरे कलर का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये प्रयोग किया जाता है। अब इसे भी याद रखना आसान है दोस्तों, हरा, समझिएगा आप बात को। लोकसभा, लोक यानी कि अब सभा को थोड़ा सा हम साइड में रखते हैं, हम लोक देखते हैं। लोक मतलब कि हम चारों लोक की यदि हम बात करें दोस्तों तो चारों तरफ हमारे लिए क्या सबसे अच्छा होगा, और विशेष तौर पर आधुनिक समय में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि भाई हरियाली चारों ओर से जा रही है, तो क्या बहुत महत्वपूर्ण है लोक में, लोक में चाहूँ और हम सबसे पहले किसकी डिमांड करें तो हरियाली यानी हरे की। तो हरा हो गया हमारा लोक का, तो लोकसभा, और लाल कलर किसका हो गया दोस्तों? राज्यसभा के लिए। फिर इसके बाद बात आती है दोस्तों नीले कलर की, तो भारत के मंत्रियों के द्वारा, इसे आप याद रखिए। तो ये हो गए हमारे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इसके बाद यदि बात की जाए दोस्तों भारत के राज चिन्ह के प्रयोग को लेकर के, तो एक अधिनियम है जो बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर, ठीक है, कि जो राजकीय चिन्ह है इनका प्रयोग कैसे नियंत्रित होता है, इनका विनियमन कैसे होता है, प्रतिबंधित कैसे होता है, किस अधिनियम के द्वारा होता है दोस्तों? तो वह अधिनियम है भारत के राज्य प्रतीक अनुचित प्रयोग निषेध अधिनियम 2005। इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, यह सारा प्रयोग नियंत्रित होता है। फिर यदि बात की जाए दोस्तों आधिकारिक पत्राचार के लिए यदि हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी निजी संगठन के द्वारा ये प्रतीक उपयोग में नहीं लाया जा सकता, यानी इन्हें अनुमति नहीं है। अच्छा, ये सारी चीज़ें कहाँ पर उल्लेखित हैं? तो इसका उल्लेख है भारत के राज्य प्रतीक अनुचित प्रयोग निषेध अधिनियम 2005 में। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू, कौन? राष्ट्रीय प्रतीक, तो यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। इसके बाद दोस्तों अगली वीडियो आपके सामने होगी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के। तो दोस्तों मुलाकात जल्द, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।